नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज जो सबसे ज्यादा अहम चर्चा हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नया प्रदेश अध्यक्ष लाएगी। क्योंकि अगर बात करें रविंद्र रैना की तो ऐसा लग रहा है या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संविधान में बाकायदा बदलाव किया कि 3 साल के बाद जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बदला जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर में ऐसा माना जा रहा है कि रविंद्र रैना को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए पूरे 3 साल हो जाएंगे। हालांकि वो पिछले 4.5 साल से करीब 4.5 साल से वो इस पद पर कार्यरत है, क्योंकि जब यहां पर सरकार गिरी थी उससे पहले जो मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया था, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो गठबंधन की सरकार थी और उसमें मंत्रिमंडल का में जो बदलाव किया गया था, तब सत शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर मंत्री पद दिया गया था और उस वक्त जो खाली रिक्त पद था वो रविंद्र रैना जी को दिया गया था। और उनका यानी कि सत शर्मा जी का जो कार्यकाल था वो 1.5 साल का करीब बचा हुआ था, तो वो 1.5 साल उनको वो दिए गए और फिर 2019 के करीब अक्टूबर नवंबर में नए जो एक ऑफिशियल जिसे कहा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का जब वहां पर चुनाव हुआ, जो वहां पर मोहर लगी रविंद्र रैना साहब को लगी और वो पिछले 4.5 साल से करीब यहां पर कार्यरत है। और अब क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब रविंद्र रैना को बदलेगी? क्या यहां पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? यह सबसे बड़ा सवाल और चर्चा का विषय भी बना हुआ, क्योंकि रविंद्र रैना की अगर हम बात करें तो जब उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था तो काफी उनमें जो एक करंट था वो देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जो थी वो जीतती गई। लेकिन उसके बाद जो उनके वादे थे वो विवादों में रहे, वो जनता के बीच में गए, कई वादे किए और वो जब खरे नहीं उतरे तो पब्लिक ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसे वादे थे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से अन्य राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, क्या जम्मू को भी एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? क्या रविंद्र रैना की जगह जो नया प्रदेश अध्यक्ष आएंगे वो कौन होंगे और उनके कार्यशैली किस तरह से होगी? रविंद्र रैना जी की अगर हम बात करें तो उनके कार्यकाल में कई सीनियर लीडर जो हैं वो साइडलाइन हो गए। सत शर्मा अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे, वो साइडलाइन। निर्मल सिंह की बात करें, पता ही नहीं कहां है, बीच बीच में बयान आ जाते हैं। बाली भगत जी पूर्व मंत्री, वो भी किनारे। अगर सुनील शर्मा की बात करें, पता ही नहीं कहां है आजकल। शक्ति परिहार और भी ऐसे कई नेता हैं जो साइडलाइन कर दिए गए। तो क्या रविंद्र रैना ने अपना एक अलग से एक ऑरा बनाया हुआ था, एक अलग से अपना ग्रुप बनाया था जिस ग्रुप को वो आगे बढ़ाते गए, और वो ग्रुप ऐसा था जो हमेशा जनता के बीच में नहीं गया। हालांकि सत शर्मा भी इन्हीं के खेमे के कहा जाता है कि सत शर्मा भी इन्हीं के खेमे के हैं, लेकिन फिर भी उनकी दूरियां जो है वो देखती बनी। हां, अशोक कोल जी के ये बहुत ज्यादा करीब थे, क्योंकि अशोक कोल जी जो हैं वो यहां के संगठन मंत्री हैं मेरे ख्याल में, और जो संगठन का सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ है वो अशोक कोल ही है। तो जाहिर सी बात है जब आप अशोक कोल जी के इतने करीब होंगे तो आपको दूसरे नेताओं की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कविंदर गुप्ता भी जो है वो शायद इन्हीं की लॉबी के माने जाते हैं, क्योंकि जब रविंद्र रैना कुछ बयान देते हैं तो ये इनको डिफेंड करते हैं। हालांकि कल रविंद्र रैना ने जिस तरह से 25 लाख के वोटरों पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उन्होंने अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, यह शक्ति प्रदर्शन ही था कि आप सेंटर में
ये बताना चाहते हैं कि देखिए जितने भी पुराने लीडर जो हैं वो मेरे साथ हैं। वहां पर बकायदा अगर बात करें निर्मल सिंह जी थे, सत शर्मा भी वहां पर थे, जुगल किशोर जो एमपी हैं वो भी वहां पर थे, और कई ऐसे लीडर थे, शमशेर सिंह जी जो राज्यसभा से उनका टेन्योर जो पूरा हुआ वो भी वहां पर थे। लेकिन इससे पहले ये कभी भी एक साथ नजर नहीं आते थे। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये बता रही थी, कल या परसों की थी मेरे ख्याल में, वो ये बता रही थी कि रविंदर रैना जो हैं वो ये बताना भी चाहते हैं कि ये देखिए पुराने लीडरों को मैं अपने साथ लेकर चलता हूं, ये पुराने लीडर ही जो हैं वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, उनके बिना मैं चलता नहीं। लेकिन इन 4.5 सालों में जनता इन तमाम लीडरों को ढूंढती रही, कार्यालयों में ढूंढती रही, लेकिन ये नहीं दिखे थे। और साफ पता चल रहा था कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ना कुछ चल रहा है। सुखनंदन जी को देख लिए किस तरह से वो बयान देते थे, और जब डीडीसी के चुनाव हुए तो बकायदा रविंदर रैना और उनमें जो एक मन मुटाव था वो भी देखने को मिला। तो क्या अगला जो प्रधान बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा यहां का, वो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलेगा? हालांकि चर्चा कई नामों पर है, और वो नाम कौन है, लेकिन फिर भी सुनील शर्मा जी का एक नाम चल रहा है, सतीश शर्मा जी का भी नाम चल रहा है, कविंदर गुप्ता जी का भी नाम चल रहा है कि ये अगले जो है वो चेहरे हो सकते हैं। हालांकि मोहर किस पे लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा, और जेपी नड्डा साहब जो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे। लेकिन इन नामों पर चर्चा जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले मर्तबा भी 3 नामों पे काफी चर्चा थी, सतीश शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, और यहां पर अगर हम बात करें रविंदर रैना, तो रविंदर रैना ने बाकायदा बाजी मारी, और और अब फिर से ऐसा लग रहा है कि 3-4 नाम और हैं। वो कौन होंगे ये तो वो तय करेंगे। लेकिन इन नेताओं पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होगी वो ये होगी कि ये लोग पार्टी को एक साथ किस तरह से लेकर चलेंगे, ये पार्टी को किस तरह से एकजुट होकर लेकर चलेंगे, जो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि रविंदर रैना के अध्यक्ष रहते हुए ये सारे के सारे नेता जो हैं वो दरकिनार कर दिए गए, वो साइडलाइन होते गए, और अशोक कोल जी के ये जो कह सकते हैं कि उनकी छत्र छाया में ये काफी अपने आप को इन्होंने सुरक्षित समझा। और क्योंकि जब आप संगठन के हेड हैं, यानी कि कार्य मंत्री हैं, जो भी उनको कहा जाता है वो हैं, तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं होती है। तो अब जो कल शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो रविंदर रैना उसके जरिए क्या संदेश देना चाहते थे? कल नहीं, मेरे ख्याल परसों की बात है, माफ कीजिएगा, कल की बात कर रहा हूं। तो जो शक्ति प्रदर्शन था वो ये था कि मुझे एक और टेन्योर दिया जाए, मुझे एक और मौका दिया जाए, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में अगर देखिए तो जो चुनाव हुए थे इसके मेरे ख्याल में पार्षद नगर निगम के, वो मेरे ख्याल में इन्हीं के उसमें हुए थे, तो इन्होंने जीत हासिल की। डीडीसी के भी चुनाव इन्हीं के अध्यक्षता में लड़े गए, और वहां पर आप देखिए जम्मू में किस तरह से इन्होंने जीत हासिल की, और कश्मीर में हालांकि इनको काफी नुकसान हुआ। लेकिन बीडीसी के जो थे चुनाव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो बदलाव होगा उनका मकसद यही होगा कि बीजेपी को एकजुट किस तरह से रखा जाए। क्योंकि जब जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए तब ये खासकर ये जो मेन चेहरे हैं ये वहां पर नहीं थे। कभी अध्यक्ष जी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने 2 साथियों को लेकर कर रहे हैं, कभी दूसरे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अध्यक्ष जो है यहां पर वो नजर नहीं आते हैं। तो ये कल एक साथ इकट्ठा होना ये दर्शा रहा है कि रविंदर रैना को भी लग रहा है कि शायद अक्टूबर नवंबर में जब यहां पर चुनाव होंगे, इनके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्योंकि इनको चुना जाता है, वोट डाले जाते हैं, तो कहीं इनको साइडलाइन या इनके खिलाफ वोट तो ना चले जाए, इनके खिलाफ कोई वोट ना कर दे। क्या इन सबको एक साथ लेकर चलने का यही मकसद था?
और उनसे बातचीत करने का यही मकसद है कि छोड़िए नाराजगी, छोड़िए जनाब, मैं ही हूं और आप एक बार फिर से मुझे आगे कीजिए। ये तो हो गई ये वाली बात। अब हम रविंद्र रैना जी के उन तमाम वादों की बात करेंगे जो विवादों में रहे। रविंद्र रैना जी एक ऐसा चेहरा है जिन पर लोगों को काफी विश्वास रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे ये अपने आप को और ज्यादा मजबूत करते गए, वैसे वैसे ये वादे भी झूठे ही करते रहे। जब जब पब्लिक के बीच में गए, कोई भी ऐसा वादा नहीं था जो उन्होंने वहां पे किया नहीं और फिर उनको पूरा भी नहीं कर पाए। इनकी जुबान पर, इनके लबों पर एक ही नाम रहता है और वो नाम रहता है पाकिस्तान का। कोई भी नौकरी, कोई भी बच्चा नौकरी मांगता था, इनसे कहता था कि बेरोजगार बच्चा पढ़ा लिखा कि हमें नौकरी चाहिए, तो कहते थे पाकिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए हुए हैं और जो जब हालात खराब हुए हैं तो यहां पर तरक्की नहीं हुई, इसलिए जॉब्स जो है वो बाहर नहीं आ रही। लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि सवाल उठाने लगे थे कि अगर घरों में पानी तक नहीं आ रहा है या बिजली तक नहीं आ रही है तो शायद रविंद्र रैना जी ये भी कह दे कि ये पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन हम आपको वो वादे बताते हैं जो वादे इन्होंने जनता से किए, और जनता आज भी तरस रही है कि काश रविंद्र रैना जी जिस जोश से ये वादे करते हैं, उसी ईमानदारी से अगर इन्होंने ये वादे पूरे कर लिए होते तो और भी ज्यादा बेहतर रहता। पहला वादा सुन लीजिए। याद होगा आपको, जब यहां पे टोल प्लाजा लगा था, कई लोगों ने यहां पे प्रदर्शन किया था, कुछ सामाजिक संगठन थाली लेकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन रविंद्र रैना जी एक ऐसे वाहिद शख्स थे, नेता थे, जिन्होंने पब्लिक के बीच में और बकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि ये टोल शोल सब उड़ जाएंगे, जेसीबी आएगी, हम इस टोल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उखाड़ कर फेंक देंगे। वो टोल वहीं पर है, लेकिन पब्लिक अभी भी ढूंढ रही है कि वो जेसीबी कहां है। दूसरा इनका वादा था डेली वेजर्स को पक्का करने का। आप सोचिए 60-70 हजार डेली वेजर्स हैं, लगातार पक्का होने के लिए प्रदर्शन भी करते रहे पीएचई के। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया, हड़ताल, उनकी हड़ताल भी चल रही है। और पिछले साल की बात है, उन लोगों के बीच में गए और उन्होंने बकायदा उनका वादा उनसे किया कि आप पक्के हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चिंता नहीं करनी। और वो साल बीत गया, 1 साल हो गया ये वादा किए हुए, और चिंता उनकी यही हो रही है कि कुछ लोग रिटायर्ड हो गए लेकिन वो पक्के नहीं हुए, और बाकी जो नौकरी कर रहे हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उन्हें चिंता इस बात की है कि ऐसा ना हो कि साल दर साल बीत जाए और हम भी कहीं रिटायर्ड ना हो जाएं। वो चिंता कर रहे हैं। पीडीडी, कैजुअल लेबर, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पीडीडी के डेली वेजर या कैजुअल लेबर है वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। कई ऐसे वो कर्मचारी थे, अस्थायी कर्मचारी थे, जिनकी जान चली गई, जो बिजली के करंट से कई अपंग हो गए, और इन्होंने इनसे भी ये वादा किया था कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी वो इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा अहम वादा इन्होंने कहा था कि देशद्रोहियों को जेल में ठोकेंगे। और देशद्रोही कौन थे? ये वो देशद्रोही थे जिन देशद्रोहियों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई तो ये देश प्रेमी थे, और जैसे ही सरकार टूटी देशद्रोही हो गए। महबूबा मुफ्ती के इतने बयान आए, अभी भी बयान आते हैं देश को तोड़ने के लिए, लेकिन रविंद्र रैना जी की हिम्मत तक नहीं पड़ रही इन देशद्रोहियों को जेल में डालने की, और वो अब अभी भी आजाद घूम रही हैं। उनके कई नेताओं पर आरोप बीजेपी ने लगाए। 370 और 35 से 317 हालांकि पूरी तरह से निरस्त नहीं हुआ है, खंड एक अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, 35 से को हटा दिया गया। लेकिन उससे पहले जब यह चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कुछ ऐसा एक्शन लिया जा सकता है, तब महबूबा मुफ्ती ने बकायदा यह कहा था कि अगर यह हटा, यहां इसके साथ छेड़छाड़ की गई, तो यहां पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। यहां ये बारूद के ढेर पर बैठे हैं। इतना कुछ कह दिया महबूबा मुफ्ती जी ने, इतना कुछ उन्होंने बोल दिया देश को तोड़ने के लिए, लेकिन
रविंद्र रैना जी उनको भी जेल में नहीं करा पाए। हाँ, ये अलग बात है कि नजर बंद कर दिया जब यहां से 370 और 35 से 370 में बदलाव किया गया और 35 को हटा दिया गया। ये आज भी आजाद घूम रहे हैं। और उससे भी बड़े देशद्रोही ये कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये रविंद्र रैना जी का बयान है। मुझे आज भी याद है, रविंद्र रैना जी के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था जब मैं दूसरे चैनल में था। तब इन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है ये देशद्रोही हैं और बहुत जल्द ये तिहाड़ जेल में चक्की पीसेंगे। हालांकि चक्की तो नहीं पीस रहे हैं, वो आजाद घूम रहे हैं। और सोचिए, ये गद्दार जिन्होंने गद्दार का इन्होंने टैग दिया हुआ है बीजेपी ने, वो गद्दार एमपी बन गया। और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी पिछले साल तो वही गद्दार, वही महबूबा मुफ्ती देशद्रोही, देश को तोड़ने वाली, वही उमर अब्दुल्ला जिन्होंने ना जाने उन पर आरोप लगे कितने, वो प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की और रविंद्र रैना जी भी उनके साथ थे। ये तो उनके वादे हैं। तो क्या ये जो वादे हैं ये गुमराह करने वाले हैं अपने कामों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि मैं संगठन को मजबूत तो नहीं कर पाया लेकिन हाँ इस तरह के बयान दूंगा तो मेरी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि ये गद्दार मैं कहता रहूंगा, लोग उसी में उलझते रहेंगे और मैं अपना टेन्योर निकालता रहूंगा। फिर इन्होंने एक और बच्चों से जो वादा किया था, वो इन्होंने वादा किया था, जब आपको याद है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने जब पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स के जो इन्होंने पोस्टें निकाली थी और उन पोस्टों को लेकर जब ऐसा लग रहा था कि लिस्ट निकलने वाली है तो उसे स्क्रैप कर दिया गया। हालांकि लिस्ट निकल, बच्चों ने काफी हंगामा भी किया, मुझे याद है वो रिपोर्टिंग मैंने वहां पे की थी, स्टोरी कवर की थी। तो ये वही रविंद्र रैना जी हैं जिन्होंने उन बच्चों से बकायदा बीजेपी जिंदाबाद के नारे तक लगवा दिए और उनको ऐसी फिरकी दी कि कहा मैं आपको चीफ सेक्रेटरी से मिलवा दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी थे मेरे ख्याल में उस समय, सुब्रमण्यम साहब थे मेरे ख्याल में, वो चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। तो यहां से उनसे मुलाकात करवाने ले गए, पता नहीं बीच में किन के साथ मुलाकात करवा के आ गए, उनको फिरकी दे गए और बाद में वो रिजल्ट वो स्क्रैप ही हो गया, रिजल्ट ही मतलब निकला ही नहीं, निरस्त ही कर दिया कि बहुत धांधली हुई है। ये वो है एनएचआरएम का, याद होगा, हड़ताल पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। राणा साहब वादों के बड़े पक्के हैं, आए जूस पिलाया, तोड़ दिया, टेंशन नहीं लेनी है, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। आज भी वो मेरे ख्याल में उस दिन को वो रो रहे होंगे जिस दिन उन्होंने ये अनशन तोड़ा होगा कि कहां से इन्होंने आश्वासन दे दिया, कहां हम यहां पे बैठ गए। बीएसएफ, सीआईएसएफ, याद करो, ये बीजेपी के बाहर धरना दिया था इन बच्चों ने और रविंद्र रैना जी उन बच्चों के बीच में बैठ गए, वादा किया मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी, और ऐसी टेंशन दी उन बच्चों को, उनका टेंट भी वहां से उखाड़ दिया, वो दोबारा प्रोटेस्ट नहीं कर पाए और आज तक उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। बॉर्डर बटालियन को देख लीजिए, ये वो वादे हैं जो इन्होंने अध्यक्ष बनते हुए, जब अध्यक्ष थे, हैं मतलब अभी भी हैं, उसके रहते उन्होंने ये सब कुछ किया। आपको याद होगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इशारों में रविंद्र रैना जी को भी जबरदस्त एक उन्होंने संकेत दिया था कि आगाह हो जाओ, कि उन्होंने कहा था कि हमारे नेता कुछ ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं जो पूरा करना ही हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वो वादे कौन पूरे करता है? वो वादे रविंद्र रैना जी तो कर रहे थे। तो क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इशारा यही था कि भैया ये झूठे वादे मत करिए, हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है? तो क्या रविंद्र रैना साहब झूठे थे जो इतने वादे उन्होंने किए? गद्दारों का मैंने बता दिया आपको। डोमिसाइल की आप बात करोगे, जब डोमिसाइल यहां पर लागू हुआ तो किस तरह से इन्होंने भांगड़े डाले। और रविंद्र रैना जी की एक खासियत भी है, नाचते बड़ा अच्छा है, इतना जबरदस्त डांस करते हैं ये, बड़े बड़े जो डांसर हैं उनको पीछे कर देते हैं। पिछले दिनों इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, वो डांस बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था, उसमें बकायदा जुगल किशोर भी थे, जबरदस्त ठुमके लगा रहे थे, नाच रहे थे। और ऐसा ही डांस इन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ तब किया था जब डोमिसाइल बना था। बड़ा जबरदस्त, जम्मू के लिए बड़ा जबरदस्त। और उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने बकायदा इस डोमिसाइल के खिलाफ हल्ला बोला, एक मुहिम चलाई
और डोमिसाइल, क्योंकि तब फोर्थ क्लास के जो एम्प्लॉयज थे, मतलब नौकरी थी, जो पोस्टें थी, वो ऐसा उन पे कहा गया था कि यहाँ पर जो बाहरी राज्यों से आएंगे वो डोमिसाइल उनको उनको दे दी जाएंगी। तब बच्चों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था और जिस डोमिसाइल पर ये भांगड़े डाल रहे थे वो डोमिसाइल दूसरे दिन ही चेंज हो गया। ये तो इनके स्टैंड है कि एक चीज पर टिकते ही नहीं है ये। अभी कुछ हुआ, डांस करेंगे, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, और दूसरे में बदलाव किया, वहां पर भी डांस कर देंगे कि बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। ये वो वादा था इनका। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर भी ये बकायदा जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य, जो कार्यकर्ता हैं, जो सभा है, वो आज भी यहां पर बैठी हुई है, धरने पर बैठी हुई है, और इन्होंने बकायदा कहा था कि छुट्टी मिलनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी को तो इन्होंने जनसंघी बना दिया था, आरएसएस का इन्होंने कार्यकर्ता बना दिया था महाराजा हरि सिंह जी को। तो कह रहे थे छुट्टी मिल जाएगी, और वो देखिए 1 साल पहले हुआ था मेरे ख्याल में, और 1 साल बीत गया, 23 सितंबर तक आने वाली है। आज भी छुट्टी के लिए डिमांड की जा रही है। कल से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रविंद्र रैना जी का कोई अता पता ही नहीं कहां पर चले गए। एक और चीज है, क्या वाकई ये जो इनकी जो क्या वाकई रविंद्र रैना जी एक कुशल अध्यक्ष हैं, या फिर जो मैं कह रहा हूं कि अशोक कोल जी के छत्र छाया में ये खुद को सुरक्षित मानते हैं? क्योंकि इन्होंने बार बार ये कहा, जब सारे वादे इन्होंने कर लिए पूरे नहीं हुए, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं या उस समय करते थे, उन्होंने साफ कहा कि भैया हमें ये बताओ आपने किया क्या। तब इनका एक और आया, नया एक शगुफा आ गया कि भाई साहब हमें सत्ता में लाओ, हमें मुख्यमंत्री बनाओ। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम आपके किस तरह से ये वादे पूरे करेंगे। तो जब 3 साल आप सत्ता में थे तब जो इतने वादे थे तब आपने पूरे कर लिए, और जब आपको पता है कि आप सत्ता में नहीं है तो फिर कौन से ऐसे वादे आप करते रहे। ये कई सवाल रविंद्र रैना पर उठते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, जेपी नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो रविंद्र रैना जी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखेंगे, या फिर नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज की जा रही है? क्योंकि भले ही रविंद्र रैना ने ऐसे वादे किए हों, लेकिन इनके नेतृत्व में चुनाव भी तो जीते हैं। अब चुनाव जीतने की एक कला होती है, क्या जेपी नड्डा साहब उस कला को पसंद करेंगे, या फिर जेपी नड्डा जी उसका जवाब देंगे कि रविंद्र रैना जी ने जो जो वादे किए हैं वो मुकम्मल ही नहीं हुए, जबकि हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी सरकार थी नहीं यहां पर एलजी रूल है, वो किस तरह से हो सकते? तो क्या लोगों को गुमराह करने के लिए सब कुछ होता रहा? ये बहुत बड़ा है। और तालिब हुसैन की हम बात करेंगे, जो कुछ महीने पहले आतंकी गतिविधियों में पकड़ा गया। राजौरी में कई जो आतंकी गतिविधियां हुई या वहां पे रिवाइव हुआ उस सेक्टर में, वो तालिब हुसैन जो पत्रकार भी था बकायदा, उनके जब फोटो रविंद्र रैना जी के साथ वायरल हुए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था बकायदा, ये उनका जो लेटर हेड है उस पर लिखा गया था, आईटी सेल का कुछ इनको मीडिया कुछ ऐसे दिया गया था, पद दिया गया था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये विस्तारित है पिछले 5-6 सालों से। तो आपने भारतीय जनता पार्टी को उस मुहाने पर आप ले आए अपनी अध्यक्षता में, जहां पर आपने किसी तरह की कोई जांच ही नहीं की कि जिस जिसको मैं बीजेपी में शामिल कर रहा हूं या जिस जिसको हम कार्यकर्ता बना रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। और तालिब हुसैन जो है वो आतंकी निकला। ये प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह से करेंगे, हालांकि किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी मीडिया ने यह सवाल इतना जोर शोर से नहीं उठाया कि अगर आप एक पत्रकार की आप जांच कर सकते हैं, उनके घर में आप रेड डाल सकते हैं, क्योंकि तालिब हुसैन उस पोर्टल में काम करता था
तो सवाल यह भी उठता था कि तालिब हुसैन के साथ जिसने फोटो खिंचवाए थे या जिस पार्टी के लिए वो कार्य करता था, क्या उस पार्टी के अध्यक्ष से आपने सवाल जवाब किए? भारतीय जनता पार्टी को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और जो ये वादे हैं, ये सब के सब जो वादे इन्होंने किए थे पुराने, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सोचिए कि अगर एक पीएमओ ये कह रहा है कि हमारे नेता इस तरह के वादे कर देते हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है पूरा करना, तो ये साफ संकेत था कि आप सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तालिब हुसैन जैसा आतंकी, सोचिए, तालिब हुसैन जैसा आतंकी भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठ कर जाता है, लेकिन जवाब क्या मिलता है प्रवक्ताओं की तरफ से? जवाब यह मिलता है कि वो पत्रकार था, वो पार्टी में नहीं था। पत्रकार जो है वो इंटरव्यू लेने यहां पर आया था। तालिब हुसैन को पत्रकार बनाया था वो पत्रकार ही, लेकिन उससे पहले ये नेता था, क्योंकि अमित शाह जी के साथ बकायदा पीछे खड़े इनके फोटो वायरल हुए। कहते कोई भी खड़ा हो सकता था भैया, और कोई पत्रकार तो खड़ा हुआ ही नहीं। बीजेपी का पटका कौन डालेगा? कार्यकर्ता ही तो डालेगा। किस आपने पत्रकार को बीजेपी का पटका डाला देखा हुआ? वो जो गले में आप डाल देते हैं, डाला था? कितने पत्रकार आपके पास जाते हैं? तो सवाल ये उठता है कि इनकी अध्यक्षता में आतंकी तक घुसपैठ कर गए, लेकिन इनको पता तक नहीं चला। ये तो इनका वो है। अब विवाद भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जब वादे भी गिनाने हैं, उपलब्धियां भी गिनानी है, तो विवाद भी हम गिनाते हैं। आपको याद होगा कि इनका एक ऑडियो वायरल हो गया था डिलिमिटेशन की, जब रिपोर्ट आई थी और एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस समय इन्होंने शक्ति प्रहार जी से कहा था, शक्ति प्रहार जी ये बच्चे क्यों कर रहे हैं, या आपकी उसमें डाल दिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने डाल दिए तो फिर देवेंद्र राणा जी का भी जिक्र हुआ, तो कहते हैं उनको छोड़िए हमें। तो ये ऑडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ और फिर इस वायरल ऑडियो को पर एक स्पष्टीकरण देना था, तो इन्होंने पूरी फौज लगा दी अपने प्रवक्ताओं की। बकायदा उनको ऑर्डर दिए गए कि ये जो मैंने बोला है इसे लोगों के सामने बताया जाए कि ये जो मैंने कहा था ये पहले का कहा था। और देखिए, कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इस झूठ को छुपाने के लिए जो प्रवक्ताओं की टीम लगाई गई, उसमें सबसे बड़ा झूठ ये आ गया कि सुनील सेठी जी जो सीनियर यहां पर स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहने लगे कि ये आवाज जो है वो रविंदर रैना जी की है ही नहीं, और अगर ये आवाज उनकी है, पहले तो मैं ये कहता हूं ये आवाज उनकी है ही नहीं, अगर ये आवाज उनकी है तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये उससे कुछ दिन पहले की है। ये जिम्मेदार जो प्रवक्ता हैं उनका बयान था, लेकिन जिनको डिफेंड करने के लिए इतनी बड़ी फौज लगा दी गई, रविंदर रैना जी ने साफ कहा कि ये आवाज मेरी है, ये मेरी ही आवाज है, लेकिन 8-9 महीने पहले की है जब ये टीम वहां पर आई थी। तो सोचिए कि प्रवक्ता भी झूठ बोलने लगे इस झूठ को छुपाने के लिए। ये हो गया, और भी ऐसे कई थे। फिर इनका एक ऑडियो वायरल हुआ, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तो यहां पर जो दूसरे लोग थे वो कहने लगे थे कि भैया जब भगवान राम और जय श्री राम के नारे पर जब एक पीडीपी के नेता ने इतना कुछ कहा, तब आप कहां थे, तब क्यों नहीं बोले? तो मौके की नजाकत को देखते हुए ये अपने बयान बदलते रहते हैं। और अब 25 लाख वोटरों की अगर जो नई बात चल पड़ी, ये एलजी प्रशासन का वो था, ये सरकार का एक काम था, लेकिन सरकार के उस बयान को सच साबित करने के लिए और सही साबित करने के लिए वो जो मैं कह रहा हूं परसों जो बैठक हुई थी, वो उस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बता रहे थे कि किस तरह से ये सही है। और अब
इन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि रविंद्र रैना जी ने अब क्या किया है, एक आदेश निकाला है कि कोई भी प्रवक्ता इस पर नहीं बोलेगा, कोई भी प्रवक्ता इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा। अगर कोई सवाल पूछता है 25 लाख वोटरों के लिए कि भैया बताइए कि 3 सालों में 25 लाख वोटर कहां से आ गए, अगर ये बाहरी वोटर यहां पे डालेंगे तो क्या 25 लाख लोग बाहरी लोग यहां पर आ गए हैं? कुल आबादी हमारी 1.25 करोड़ की है और 25 लाख लोग और अगर यहां पर आ गए हैं वोट डालने के लिए, तो सोचिए जम्मू कश्मीर पर कितना ज्यादा बर्डन डाल दिया है इन लोगों ने, कामकाज वैसे नहीं। और ये 25 लाख वोटर्स अगर नॉन लोकल्स हैं तो आप उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अगर पत्रकार ये सवाल पूछ लें इन प्रवक्ताओं से तो शायद इनके पास जवाब नहीं होगा, दे नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्होंने तमाम प्रवक्ताओं पर एक पाबंदी लगा दी है कि आप कोई इस पर कोई बयान नहीं देंगे। सिर्फ दो प्रवक्ताओं को इजाजत दी है, आरएस पठानिया साहब, पूर्व विधायक, और सुनील सेठी साहब जो सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। और इन दोनों की पृष्ठभूमि देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वो वर्कर नहीं है, ये दूसरी पार्टियों से यहां पर आए हैं। तो क्या रविंद्र रैना जी या फिर अशोक कोल जी को अपने जो कोर वर्कर हैं, जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, जो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या उनको इन पर भरोसा नहीं है? क्या अब एक ऐसे उसमें वो किया जा रहा है कि रविंद्र रैना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जायज सही ठहराने के लिए सिर्फ 2 ही प्रवक्ता आएंगे यहां पर, बाकियों पर बैन लगा दीजिए? क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भारतीय जनता पार्टी नेता है और उनको आप आगे आने नहीं देंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं कि एक और ऐसा तैयार किया गया है कि जो पुराने लीडर हैं उनको साइडलाइन किया गया और नई एक ऐसी फौज तैयार की गई है ताकि उसमें वो सुरक्षित रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 ही प्रवक्ता रहेंगे इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर रविंद्र रैना जो है, क्या वो बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, ये अलग एक मुद्दा है। लेकिन इतना जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब बदलाव जो है वो अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा और सबकी निगाहें ये रहेंगी कि रविंद्र रैना के बाद कौन, या फिर रविंद्र रैना ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सवाल बहुत हैं, आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरह से और वादे करते हैं रविंद्र रैना जी, क्योंकि मुद्दा अभी यहां पर चल रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि वो एक धार्मिक यात्रा पर गए हैं, वहां से जब लौटेंगे तो क्या राजपूत सभा, अगर युवा राजपूत सभा और जो दूसरे उनके साथ जुड़े हुए संगठन, अगर तब तक उनकी कंटिन्यूस हड़ताल रहती है तो क्या लौटकर वो उनसे बातचीत करेंगे? ये भी एक देखने वाला होगा। लेकिन निगाहें वही कि क्या रविंद्र रैना जी का पता बदलने वाला है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।